ने अपनी ड्यूटी छोड़कर हौसले से नीचे गिरे चिड़िया के बच्चे को वापस उसके घोंसले में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उसकी माँ की चीखें नहीं सुनी? वो बेचारी चीखें करती, कभी घोंसले की तरफ जाती तो कभी अपने बच्चों की तरफ आती। मैं देखने गई तो मैंने ये ढेर मंडाने लगी, जैसे मेरी मिन्नतें कर रही हो। और आपसे रहा नहीं गया, लगा दिए सारे सिक्योरिटी वाले चिड़िया परिवार की सेवा में। चाहे कोई टेररिस्ट पीछे से आकर डीएसपी को गोली मार दे। ऐसे कैसे मार दे? मैं जो खड़ी हूँ सिर्फ आपकी सिक्योरिटी के लिए। मैं आकर खड़ी हो जाऊंगी आपके और गोलियों के बीच। कभी गोली चलते देखी है? पिछले 10 दिन से यही तो देख रहे हैं। जरा सी खिड़की खोली तो गोलियों की धमाके सुनाई देते। ये आसमान को छूते पहाड़, और पहाड़ों के बीच सीना ताने खड़े चीड़ और देवदार के वृक्ष, और उनके बीच रूहियों के कोलों जैसे बादल। बचपन में मैं ये सब सपनों में देखा करती थी। फिर जब मुझे पता चला आपकी पोस्टिंग यहाँ हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। लेकिन इन टेररिस्ट ने मेरे सारे इरादों को पानी फेर दिया। इन्हें डर नहीं लगता? डर सिर्फ जंग के बाहर लगता है, अंदर नहीं। अब तुम भी अंदर आ गई, हफ्ते 10 दिनों में तुम्हारा डर भी खत्म हो जाएगा। फिर तुम बेखौफ खिड़की खोलकर देख लिया करोगी आसमान को छूते पहाड़, रुई के गोलों जैसे सफेद बादल, और पहाड़ों का सीना ताने खड़े चीड़ और देवदार के वृक्ष, जो तुम बचपन में सपनों में देखा करते थे। अली, एक बात पूछूं? तुम बड़ी कब होगी? मैं बड़ी हो चुकी हूँ। कभी किताबों कविताओं की दुनिया से बाहर निकल कर देखो मैडम, ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं जितनी नजर आती है। तुम इसे पहाड़ का खूबसूरत नजारा समझ रही हो, मगर ये एक जंग का मैदान है जहाँ एक से खतरनाक टेररिस्ट। आज तो हो गया, लेकिन फिर कभी सिक्योरिटी वालों को गेट से मत हटाना। और हाँ, ये काम वाली बाई को छुट्टी क्यों दी आज? उसके बेटे के स्कूल में कुछ प्रॉब्लम थी। नींद, ये सिक्योरिटी वाले झाड़ू बर्तन वाले छोटे लोग होते हैं, नौकर टाइप। इन्हें जरा खींच कर रखना पड़ता है। जरा से ढील दी तो सर पर चढ़ कर बोलते हैं। अब कैसे अकेले सारा दिन गुजारोगी इतने बड़े बंगले में? उसे मैंने भेजा है, वो तो बेचारी जाना ही नहीं चाहती थी। फिर मुझे लगा कहीं उसकी बेटी की पढ़ाई ना रुक जाए, और फिर मेरे पास टाइम पास करने को टाइम भी कहाँ है आज। सुबह बगीचे में पेस्टिसाइड का स्प्रे किया, असर कम हो जाए फिर कपड़ा की पेमेंट करूंगी। देख, आपने देखा नहीं, वहाँ सिक्योरिटी वाले टेंट के पीछे लॉन में एक बहुत प्यारा गुलाब का फूल खिला है, इतना बड़ा। क्यों तो हमें लगता है गुलाब सिर्फ लाल होते हैं, वो तो दूध जैसा सफेद है। लगता है मैंने फिर वही फूल पत्तियों की बातें शुरू कर दी। आप मुझसे कुछ नहीं क्या मतलब? मेरा मतलब, मैं आपके मतलब की औरत नहीं हूँ। ऐसा नहीं यानी, तुम बहुत ज्यादा मेरे मतलब की औरत हो। सच पूछो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कोई घर इतना सुंदर भी हो सकता है। मुझे ये पौधे पेड़ कभी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि टेररिस्ट इनके पीछे छिपकर हम पर गोलियां चलाते हैं। लेकिन आज यही पौधे मेरे घर को महका रहे हैं। बस तुम थोड़ी बावली हो, मेरा मतलब है अनप्रेडिक्टेबल। वो जैसे कहते हैं ना, किसी पहाड़ी सड़क की तरह, पता नहीं कब किधर मुड़ जाए। शुक्र है मेरे अफसर पति ने कोई तो कविता जैसी बात की। पर सर जी, सड़क तो बहुत रूखी सिपा हो गई। अगर किसी पहाड़ी नदी से कंपेयर कर देते ना, तो बाय गॉड की कसम मजा आ जाता। बाय गॉड की कसम, लगता है 1-2 महीने में मैं भी तुम्हारे जैसा ही हो जाऊंगा। कविता लिखने लगूंगा और हारमोनियम बजाया करूंगा। और मैं गाया करूंगी, तब होगी सही जुगलबंदी। जनाब, ये क्या तरीका अंदर आने का? दस्तक नहीं दे सकते? सॉरी जनाब। और ये क्या गंद डाली है थाने में, जो सुबह होते ही दिल्ली ली हुई थी? कौन थी औरत, और स्टाफ में कौन कौन था? जनाब, वो तो एक वो अपना विष्णु था, अब वही अपना पहाड़ी, और एक वो पंजाबी छोड़ा, अब विक्कर, और मेरा वो रणवीर, वो जो गोपालपुर से हमने एरिया कमांडर को उठाया था जी। अब उसी की बड़ी बहन थी जी। अब आया तो हमने उसे पूछताछ के लिए था, लेकिन पता नहीं उन कबीलों के दिमाग में क्या आया, ये थाने में ही रख लिया रात उसे। और ठीक है ठीक है, अली तुम अंदर जाओ, ब्रेकफास्ट लगाओ। तो तू कहां मर गया था? वो तो साले नए हैं, तू तो पुराना है।
तुझे नहीं पता कि नेशनल लेवल का इशू है ये? अब मैं तो कल बाथरूम में फिसल के गिर पड़ा था जनाब। अब कटने में दर्द था। अब साला दिमाग ही नहीं काम किया। अगर मुझे पता होता कि मेरे पीठ पीछे ये कंजर ये गुल खिलाएंगे तो मैं कभी न जाता। गलती हो गई जनाब। यूं छोरे हैं तो बहुत दिलेर, जान पर खेलने वाले। अब पिछली दफा जब जनाब पर अटैक हुआ था तो वही तीन थे अब जिन्होंने मेडिकल हो गया लड़की का? अब आधा शहर इकट्ठा हो गया था जनाब। अब जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अब मजबूरी में उसे अब सिविल हॉस्पिटल भेजना पड़ गया और ऊपर से डॉक्टर जोधा ड्यूटी पर था। अब मेरी एक बात नहीं सुनता वो। देखिएगा बिल्कुल सही रिपोर्ट देगा। तो मैं क्या करूं, कैसे बचाऊंगा उन्हें? अब आपकी मेहरबानी हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा अपने को कि हमने उसे तबीयत से ठोका है। अब पैर पकड़ के माफी मांगने लगे थे वो। अरे माफी मांगने से क्या गुनाह खत्म हो जाते हैं? ऐसे सालों को तो गोली मार देनी चाहिए। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ठीक है तुम चलो, कोई बयान मत देना मीडिया वाले आए तो। मैं आकर देखता हूँ क्या करना है। जनाब लगता है पुलिस वालों से दिल टूट गया करता वाली मैडम का। जिस पुलिस वाले से मेरी शादी हुई है उससे तो शायद कभी दिल ना टूटे। पर देव, मैं सोचती हूँ अगर थाने में एक औरत के साथ ऐसा हो सकता है तो लोग पुलिस पर कैसे भरोसा करेंगे? तुम ठीक कह रही हो। कुछ बद लोगों की वजह से सारा महकमा बदनाम हो जाता है। रोज कितना कुछ लिखना होता है अखबार में पुलिस वालों के खिलाफ। क्योंकि पुलिस वालों के खिलाफ लिखना आसान होता है, बंधे होते हैं वो कानून की बेल्ट से। लेकिन तुम्हारा मुझ पर भरोसा करना मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जब मेरी सहेलियों को पता चला कि मेरी शादी एक पुलिस वाले से होने जा रही है तो उन्होंने मुझे बहुत डराया कि पुलिस वाले ये होते हैं, वो होते हैं, डांटते हैं और मारते भी हैं। अच्छा, फिर तो बहुत खराब इमेज है पुलिस वालों की, खास तौर पर औरतों में। डर तो मैं भी गई थी, पर जब आपसे मिली तो एहसास हुआ कि होते होंगे कुछ वैसे पुलिस वाले। सब नहीं होते, खासकर मेरा देव तो हरगिज ऐसा नहीं है ना देव? बावली है, एकदम बावली, बिल्कुल पहाड़ी नदी जैसी। तो उससे तो बच के रहना पड़ेगा। पता नहीं कब किधर मुड़कर दूर निकल जाए। मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। अगर कोई मोड़ मुड़ना भी पड़ा तो आपको साथ बाहर जींदी मरदी पूणी पूणी होके खुरदी चरख दे केड़े जींदी मरदी पूणी पूणी होके खुरदी तकड़े बिन्नी ऐसी जिंद दी कूक सुन के मैं उतर पहाड़ों आया हाँ तेरी हुक सुन के मैं उतर पहाड़ों आया हाँ तेरी हुक सुन के चरख दे गेड़े जींदी मरदी पूर्ण
तब वो डीएसपी नहीं था। ये तस्वीर शायद तब की है। मुझे पता नहीं था कि उसकी शादी हो चुकी। हाँ, हमारी शादी को भी 4 महीने हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पिछले हफ्ते ही आई हूँ। लगता है आप काफी पहले मिले हैं देव से। देव? देव? हाँ, यही नाम था उसका। इसका मतलब मैं गलत जगह पर नहीं आया। नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। देव अब डीएसपी हो गए हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। देव भी आते ही होंगे। जोगिया तेरा वे ख्याल जोगिया, तेरा वे ख्याल जोगिया, सोचां दियां जुने पईयां जिंदा दा तू आके पुछ हाल जोगिया, तेरा वे ख्याल जोगिया। राहां दे विच सूलां उगियां, चौंकां विच सलीबां गड्डियां, रहबरी दे नां ते रहबर राहियां दे नाल मारन ठगियां। जिंद मेरी कच दी बरूद दा वे, पाड़े विच जान मेरी मंगण मलावे, पाड़े विच जान मेरी मंगण मलावे। पत्तणा ते अग लगी, पानियां दा रंग होया लाल जोगिया, तेरा वे ख्याल जोगिया। ब्यूटीफुल, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन देव ने कभी जिक्र नहीं किया कि उनके इतना अच्छा गाने वाला दोस्त भी है। हाँ, जरूर करता। अगर मैं उसका दोस्त होता तो भला किसी दुश्मन का जिक्र कोई अपनी इतनी सुंदर बीवी के आगे क्यों करेगा? आप दुश्मन नहीं देव के? हाँ, लेकिन लगता है शायद आप दोस्त समझ रही हैं। और कौन आता है किसी के घर दस्तक दिए बिना? चोर, डाकू, कातिल। तो आप क्या हैं? चोर, डाकू या कातिल? इस इलाके में अब कोई चोर डाकू नहीं रहा। सबने हथियार उठा लिए और मूवमेंट में शामिल हो गए। शायद इसीलिए मूवमेंट ढीली पड़ गई है। ऐसा ही होता है। हथियार बंद लड़ाई जब लंबी खिंच जाती है तो अक्सर मूवमेंट ऐसे ही खत्म होती है या खत्म कर दी जाती है। माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि इस घर में कोई औरत रहती है, वरना मैं जरूर दस्तक देकर आता। बाय द वे, ये हारमोनियम आप बजाती हैं? जी, थोड़ा बहुत शौक रखती हूँ। चाय में शक्कर कितनी? गाती भी है? जी थोड़ा बहुत, लेकिन आपके जैसे नहीं। दरअसल देव को मेरा गाना नहीं पसंद। उन्हें लगता है कि एक पुलिस अफसर के घर में नहीं होता है, स्टेटस अलाउ नहीं करता। हाँ, वो शुरू से ही ऐसा है। लगता है काफी पहले से जानते हैं आप देव को, लेकिन मैंने देव के सभी फोटो एल्बम देखे हैं। याद नहीं पड़ता कि आपकी तस्वीर देखी हो कहीं। एल्बमों में दोस्तों की तस्वीरें लगाई जाती हैं। लगता है आप देव से कुछ ज्यादा ही नाराज हैं। कोई बात नहीं, मैं आपकी देव से सुलह करवा दूंगी। देव मेरी हर बात मानते हैं। आप चाय नहीं ली? ये सारी किताबें आप पढ़ती हैं? गांधी, टैगोर, टॉलस्टॉय, अमृता, तस्लीमा? जी, अभी कल ही चेक की माँ खत्म किया, लेकिन लगता है जैसे कि अभी भी चल रहा हो। एक चमकती हुई बूढ़ी आंखों वाली माँ, न जाने क्या ढूंढते हुए मेरे
बाकी मेरे शौक कितने मिलते हैं, लेकिन आपने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं, देव आकर बता देंगे। अरे आपने चाय नहीं ली, ठंडी हो रही है। मुझे इस घर में किसी ऐसी शय की उम्मीद नहीं थी। सोचता हूँ जिस काम से आया हूँ वो कर भी पाऊंगा या नहीं। सर जी, कम से कम मेरी वजह से आपका कोई काम अधूरा नहीं रहेगा। आई प्रॉमिस। आप इत्मीनान से बैठिए और चाय पीजिए और बताइए कि आप देव के कौन से ऐसे फ्रेंड हैं और ऐसा क्या काम है आपका कि मैं एक टेररिस्ट हूँ। और देव से एक पुराना बदला लेने के लिए उसे मारने आया हूँ। मैं तो समझी नहीं। हाँ, लग रहा है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, हेल्प, हेल्प, कोई है, कोई है? हेलो, क्या किया है तुमने इस फोन को? और ये सिक्योरिटी वाले कहाँ गए? क्या तुमने उन्हें मार दिया है? आई एम सॉरी मिसेस देव, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। Shut up and get out. देव घर पे नहीं है and get out, you terrorist. मैं इस काम को घर के सधुरा छोड़कर नहीं जा सकता। तुम देव को नहीं मार सकते। मुझे अपने फैसले पर बेहद अफसोस है मिसेस सिंह, लेकिन मैं सिर्फ इसी काम से यहाँ पर आया हूँ। पर क्यों? देव ने आखिर ऐसा क्या किया है? देव ने जो भी कुछ किया ये उनकी ड्यूटी थी। 3 साल हो गए इस घटना को। भगवान के लिए भूल जाओ उसे। नहीं भूल सकता। देव ने जो किया है वो भूलने लायक नहीं है। क्या किया है देव ने? अखबार में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारी प्रेमिका ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की थी। इसमें देव का क्या कसूर है? कसूर है, देव का कसूर है। आप मेरी नीलू को नहीं जानती, इसलिए आपको उसके बारे में बहस करने का कोई हक नहीं। उसकी तो सांसों से भी जिंदगी के गीत धड़कते थे। वो आत्महत्या जैसी घटिया हरकत के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। सिर्फ मेरा पता जानने के लिए उसे 5 दिन 5 रात गैर कानूनी हिरासत में रखकर इतना टॉर्चर, इतना शरीर किया कि देखिए पढ़िए इसे। इसमें लिखा है मेरी नीलू के साथ हुई हैवानियत का पूरा किस्सा। क्योंकि पुलिस वालों के खिलाफ इतना आसान होता है, बंधे होते हैं कानून की बेल्ट से। मैं शक लगा कर कह सकता हूँ देव कि ये बात आपको आपके पति ने सिखाई है। बच्ची नहीं हूँ मैं। ये भी मैं खुद सोच सकती हूँ। तो फिर एक औरत पर हुए जुल्म को पुलिस या स्टेटमेंट मत बनाओ। आप चाहे मेरे दुश्मन की बीवी हैं, लेकिन बहुत अच्छा प्रभाव है आपका मुझ पर। आप जैसी ज़हीन औरत से ऐसी साधारण दलील की उम्मीद नहीं है मुझे। अगर सोच सकती है तो सोचिए कि शराब और वर्दी के नशे में चूर 4 पुलिस वालों के बीच जब एक अकेली औरत गिर गई होगी तो क्या कुछ हुआ उसके साथ। आपको पता है ना कल रात क्या हुआ शहर के थाने में? लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि उस घटना से देव कितना घबराते। गोली मार देते मुलाजिमों को अगर उस घड़ी उनके सामने आ जाते। गुस्से से चेहरा लाल हो गया था उनका। और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि तुम्हारी प्रेमिका के साथ जो भी कुछ हुआ देव उसमें हरगिज़ शामिल नहीं होंगे। मुझे देव की किस्मत से ईर्ष्या हुई। एक नंबर का झूठा और कमीना है, लेकिन कितना भरोसा है उसकी किस्मत में, वो भी एक औरत पर। तू झूठा है, मक्कार, फरेबी। गई बीती घटना की आड़ में तू मेरे देव का कत्ल करने आया है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं बाहर जाके शोर मचा दूंगी। हेल्प, कोई है? मिसेस देव, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। मिसेस देव, मिसेस देव, मिसेस देव, मिसेस देव। हद पर मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन जो आप कर रही हो मेरी प्लानिंग के खिलाफ। I'm extremely sorry। मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें देव का दोस्त समझा। एक अजनबी होते हुए भी तुम्हें इतनी इज्जत दी। तुम्हारे लिए चाय बना कर लाई। उसके लिए थैंक्स, लेकिन वो सब आपने मेरे लिए नहीं
अपने पति के दोस्त के लिए किया। ये गलतफहमी भी तुम्ही ने पैदा की। दस्तक दिए बिना अपनों की तरह मेरे घर में आए, मेरा हारमोनियम बजाया, मेरी किताबें और मेरे शौक के बारे में बातें की। कौन आतंकवादी ऐसा करता है? रोज पढ़ती हूँ अखबारों में, वो बारूद फैलाते हुए आते हैं और किसी के सीने में गोलियां खिलाकर चले जाते हैं। 2 मिनट नहीं लगते उन्हें किसी का घर उजाड़ते हुए। तुम इतनी देर से मेरे घर में कहाँ रहे हो? आप बोल रही है मिसेस देव कि आपके पति घर पर नहीं है, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। मैं देव के लिए आया था, आपके लिए नहीं। अब माफ कीजिएगा, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ। लेकिन तुमने अभी खुद ही कहा था कि तुम एक टेररिस्ट हो और एक पुराना। अखबार ने लोगों की भाषा बदल दी है मिसेस देव। आपकी तरह किताबों से नहीं, बल्कि आजकल लोग बोलना भी खबरों से सीखते हैं। इसलिए उन्हें अपनी बात समझाने के लिए कभी कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वरना आप तो समझदार हैं, समझ सकती है कि टेररिस्ट वो होता है जो टेरर पैदा करता है लोगों को डराने के लिए। लेकिन हमारा एक मिशन है, द चेंज। वी आर नॉट टेररिस्ट। हर टेररिस्ट यही कहता है, लेकिन काम लोगों को डराने का ही करता है। जैसे कि तुम मुझे डरा रहे हो, मैं भी तो एक लोग ही हूँ। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। इस घर के बारे में मेरी इंफॉर्मेशन थोड़ा पुरानी थी, मुझे नहीं पता था कि लेकिन अब तो पता चल गया ना कि इस घर में मैं हूँ, डीएसपी देवराज की पत्नी। अगर तुम देव को गोली मार दोगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी। फिर क्यों नहीं तुम अपना इरादा बदल लेते? मूवमेंट में ऐसी भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती मिसेस देवराज। तो ऐसी मूवमेंट के लिए लोगों के दिलों में भी कोई जगह नहीं होती। कौन सा धर्म, कौन सी आइडियोलॉजी और कौन सा सिद्धांत ये सिखाता है कि औरतों के सुहाग उजाड़ दो, बच्चों को अनाथ बना दो और अखबार। लगता है आजकल आप भी अखबार कुछ ज्यादा ही पढ़ने लगी है। तीसरे दर्जे के नेता और दूसरे दर्जे के अखबार इस्तेमाल करते हैं, ऐसे फिक्रे। आप जैसी औरत से ऐसी साधारण दलित की उम्मीद नहीं करता था। बहुत अच्छा प्रभाव है आपका मुझ पर। चेखव पढ़ने वाली औरत है आप। चेखव मेरा पति नहीं है और ले जाओ उसकी सारी किताबें और एक आम औरत समझकर मुझे मेरे पति को बख्श दो। तुम समझते क्यों नहीं कि देव ने जो भी कुछ किया उनकी ड्यूटी थी? बिना किसी कसूर एक औरत को हिरासत में रखना, अपने 4 साथियों के साथ उस पर जुल्म बलात्कार करना, कौन सा संविधान, कौन सा कानून ये ड्यूटी सिखाता है मिसेस देवराज? देव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता हर है। औरत अपने पति के बारे में ऐसे ही कहती है। काश सोचती भी ऐसे ही हो। मुझे देव पर पूरा भरोसा है। मुझे भी देव पर पूरा भरोसा है। एक नंबर का कमीना है वो, वर्दी में छुपा इस समय का सबसे बड़ा टेररिस्ट। कमीना वो नहीं, कमीने तुम हो जो एक औरत के दिल में उसके पति के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन भूल जाओ कि तुम ऐसा कर पाओगे। तुम ज्यादा से ज्यादा देव को गोली मार सकते हो, लेकिन मेरे दिल में देव के लिए एक भी ऐसी सोच पैदा नहीं कर सकते। अभी कुछ देर पहले जब तुम गा रहे थे, मैं लगभग खो सी गई थी। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे गीत, एक पल के छोटे से हिस्से के लिए तुम मेरे दिल के कितने करीब आ गए थे। मैं अचंभित हूँ कि क्या हो गया था मुझे, मैं कहाँ थी। मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि उस पल अगर तुम मेरे दिल में उतरते तो उतर जाते। पर शुक्र है तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया, तुम्हारी आवाज निकली है। तुम सिर्फ एक कातिल हो। क्या मिलता है तुम्हें किसी की जान लेकर? किसी की जान लेकर किसी को कुछ मिलता है, ये बात तो कोई मूर्ख ही सोच सकता है। अगर ये बात समझते हो तो क्यों करते हो कत्ल? अभी कुछ देर पहले जब मैं आपके घर आया तो बाहर लॉन में खूबसूरत फूल देखे, लेकिन उन फूलों में से खुशबू की जगह एक अजीब किस्म की बदबू आ रही थी। बकवास मत करो, फूलों में बहुत खुशबू है। बदबू उस दवाई की है जो आज सुबह छिड़की मैंने लॉन में। इससे तो बहुत सारे कीड़े मर गए होंगे। क्या मिला आपको उनकी जान लेकर? वो मेरा लॉन खराब कर रहे थे, मासूम पौधों की जड़ें चूस रहे थे, उन्हें खोखला बना रहे थे। आपका देव भी सिस्टम का एक ऐसा ही कीड़ा है मिसेस देवराज, जो समाज के लॉन को खराब कर रहा है, इंसानियत की जड़ों को चूस रहा है, खोखला बना रहा है सभी विश्वासों को। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे सभी कीड़ों पर जहर छिड़कने का फैसला किया है। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है इस बात का फैसला करने वाली? अगर कहीं जुल्म होता है तो उसे रोकने का काम सरकार का है।
इस काम का? हमारी अंतरात्मा ने, हमारे विवेक ने जुल्म सहना और देखना भी उतना ही बड़ा जुल्म होता है जितना कि जुल्म करना, और हमारी अंतरात्मा इस जुल्म को स्वीकार करने को तैयार नहीं। सॉरी मिसेस देवराज, लेकिन आज आपके पति को मरना होगा। नहीं, आपको सिर्फ अपने लॉन की फिक्र है। मुझे भी इस देश और दुनिया की फिक्र है, लेकिन देव ने आखिर ऐसा क्या किया है जिससे देश और कानून को खतरा पैदा हो गया हो? चलो मान लेते हैं कि देव ने तुम्हारी प्रेमिका पे जुल्म किया, लेकिन ये तो तुम्हारी देव की पर्सनल लड़ाई हुई ना, इसमें तुम्हारे मूवमेंट का तो कुछ लेना देना नहीं हुआ। और पर्सनल लड़ाइयों के लिए कोर्ट है, कानून है, जाओ और देव के खिलाफ रिपोर्ट करो। कहाँ रिपोर्ट करूं? किससे रिपोर्ट करूं? खुद देव से? वही तो है सभी रिपोर्टें सुनने और उस पर अमल न करने वाला सबसे बड़ा अफसर। देव के ऊपर भी अफसर है, अगर तुम्हें लगता है उसने कुछ गलत किया है तो। एक अफसर दूसरे अफसर के खिलाफ क्या करेगा मिसेस देवराज? आपको पता है ना, कल रात शहर के थाने में फिर वही हुआ है जो आज से 3 साल पहले मेरी नीलू के साथ हुआ था। क्या किया आपके देव ने? देव ने मुलाजिमों को- हाँ बता चुकी हैं आप कि देव उन मुलाजिमों से बहुत खफा थे, गुस्से से चेहरा लाल हो गया था उनका, गोली मार देना चाहते थे उन मुलाजिमों को, लेकिन बंधे थे कानून की पैड से, वगैरह वगैरह। हैरानी तो कानून नाम की इस पैड की मिसेस देवराज, जो अपराधियों को गोली मारते वक्त कसकर बंधी होती है, लेकिन मासूमों और औरतों के मामले में अक्सर खुल जाती है। कुछ नहीं होगा उन मुलाजिमों को, लोगों का शोर है, ऊपर से जोर है, किसी उदारवादी ग्रुप के साथ शांति समझौते की बातचीत चल रही है। उन्हें खुश करने के लिए कुछ दिनों के लिए मुलाजिमों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। जांच होगी, कोई गवाही देने नहीं आएगा, क्लीन चिट मिल जाएगी, वापस नौकरी पर आ जाएंगे। इनके कंधे पर एक एक स्टार और चमक रहा होगा। आपको क्या लगता है मिसेस देव कि मेरी और की पर्सनल लड़ाई? लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि मेरी लड़ाई तो खुद के खिलाफ थी, जो मैं लड़ता रहा 5 साल, पहाड़ों की गुफाओं में, जंगलों में, मठों में, डेरों में, चौकियों के टीलों पर। आतंकवादी आतंक से पैदा होता है, और मैं भी उसी आतंक की पैदाइश हूं जो फैला हुआ है हमारे चारों ओर। मैं इसे मां की कोख से 7 लेकर भी पैदा हुआ। आप चाहे तो सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड निकलवा कर देख सकती हैं। नीलू तो बल्कि मुझे इस आतंक के खेल को खेलने से रोकती थी, लेकिन एक दिन खुद उसका शिकार हूं। नीलू की मौत ने मुझे तक तोड़ दिया था कि मैं जिंदगी से टूट गया था। मेरे लिए जीवन का अर्थ खो गया था। मैं भटक रहा था शब्दों के अंधेरे जंगल में। मेरी मूवमेंट, मेरी कमिटमेंट सब पीछे छूट गई। मैं सन्यासी हो गया था मिसेस देवराज, धूली रमाकर बैठ गया था पहाड़ की एक चोटी पर। मेरे साथी मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि मैं एक हीर के इश्क में जगजहान को भूल कर राजा हो गया, लेकिन मैं खुश था। जल्दी क्योंकि मेरे हाथ में बंदूक नहीं थी और नीलू यही चाहती थी। हाँ मिसेस देवराज, मैं खुश था। मुझे लगा कि यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी मेरी नीलू को। ध्यान में उतरने लगा था, बहुत मुश्किल। कभी कभी अधखुली आंखों से मुझे एक खौफनाक मंजर दिखाई देता। किसी शमशान के पास किसी पगडंडी से गुजरती एक छोटी बच्ची हमारा कुत्तों से गिरी चीखती विलाप करती, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। मेरी आंखों की पुतलियां बाहर आने को छटपटाने लगती, लेकिन मैं अपनी पलकों को कसकर खींच लेता। कहीं गोली चलती तो धमाका मेरे भीतर होता। न जाने कितने मासूम ख्यालों के चीथड़े उड़ जाते, लेकिन मैं सब कुछ अनसुना करके जो बच्चा था अपने अंदर की कब्र में। जानती है क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में बंदूक नहीं थी और नीलू यही चाहती थी सदा से। लेकिन कुछ दिन पहले एक
मेले में घूमते हुए मुझे अखबार मिला। देखिए, पढ़िए इसे। ये तो तुम्हारी तस्वीर है और एक पुलिस मुकाबले में मारे जाने की खबर। नहीं, ये मेरी तस्वीर नहीं है, लेकिन खबर मेरे मारे जाने की छपी है। मुझे मर गया समझकर पहले तो पुलिस ने मुझ पर 10 लाख का इनाम रखा, उसके बाद मेरी जगह किसी और को मारकर वो इनाम हड़प लिया। हाँ मिसेस देवराज, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मैं एक एनकाउंटर में मारा जा चुका हूं, लेकिन जानती हैं कौन मारा गया था उस झूठे पुलिस मुकाबले में? 5 बहनों का इकलौता भाई और एक विधवा मां का इकलौता बेटा। सिर्फ 19 साल उम्र थी उसकी। अंधी जंग है ये, अंधी जंग। कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं सोचती, किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करती, बस मारती है। क्या कसूर था उस लड़के का? सिर्फ इतना कि उसकी शक्ल मुझसे मिलती थी। और जानती है वो कौन था जिसे इस इनाम का सबसे बड़ा हिस्सा और 2 स्टार मिले? आपका देव। जी हाँ मिसेस देव, आपका देव उसी खतरनाक आतंकवादी को मारकर डीएसपी बना। बढ़िया से मैं मर गया था, लेकिन मेरा नाम जिंदा था। कभी पुलिस इस्तेमाल कर लेती तो कभी चोर डाकू। मकसद दोनों का एक था, टेरर पैदा करना। और तब मैंने फैसला किया कि अगर मेरा नाम इतना कीमती है तो उसे सिर्फ मैं इस्तेमाल करूंगा, टेरर पैदा करने के लिए नहीं, टेरर को खत्म करने के लिए। और फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। लेकिन हिंसा के बदले हिंसा, कहाँ पहुंचेंगे इस तरह हम? अहिंसा से भी कहां पहुंचे हैं हम? कम से कम आज देश आजाद तो हो गया है। भगवान के लिए अब इसका सारा क्रेडिट महात्मा गांधी जी को मत दे दीजिएगा प्लीज। मेरा मतलब वही था, सिर्फ अहिंसा के कोई साथ। अहिंसक नहीं है यहाँ, बस कहने का अंदाज अलग है। क्रांतिकारी कहते हैं कि हमारी बात मानो नहीं तो हम आपकी जान ले लेंगे। शांतिवादी कहते हैं कि हमारी बात मानो नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे। मरण व्रत रखकर हिंसा वही है, बस शक्ल बदली है। वो औरत जिसका नाम शांति है, रखेल बन के रहती है हजार व्यापारियों की फैक्ट्रियों में। और इस नाजायज रिश्ते से इंसान नहीं, मशीनें पैदा होती हैं जो बारूद निकलती है और आग उगलती है। तुम्हारी दलीलें बहुत बढ़िया है, लेकिन जिन दलीलों से तुम अपनी प्रेमिका को नहीं हरा पाए, उससे किसी और की प्रेमिका को क्या जीतोगे? कोई भी औरत खून खराबे को पसंद नहीं करती। प्यार का एक चुंबन उस पर सैकड़ों धमकी जितना असर करता है। लेकिन सावधान, कोई औरतों को कमजोर ना समझे। जरूरत पड़ने पर वो कीड़ों पे जहर भी छिड़क देती है। और तुम खुद कह चुके हो, 5 दिन 5 रात 4 पुलिस वाले तुम्हारी नीलू के जिस्म के साथ खिलवाड़ करते रहे, लेकिन उसके सीने में उसके प्रेमी के राज को ना ढूंढ सके। वो बहुत कमिटेड थी। वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन जिस रात वो मरी, किसी के गले से एक दीवार नहीं उतरा। सबके सब मर्द थे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में, और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि उनका ये व्रत एक दिन भी नहीं चला होगा। और कोई औरत होती तो जन्मों की भूख पल्ले बांध देती। ऑर्गेनाइजेशन के पास और भी बहुत से काम होते हैं मिसेस देवराज। जैसे मेरे पति की हत्या, है ना? पति वो आपके लिए है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ एक टारगेट है। और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन को ये टारगेट भी तुम्हें न सुझाया होगा, नीलू की मौत का बदला लेने के लिए। क्योंकि नीलू ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुर्बानी दी थी। बेवकूफ हो तुम और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन। नीलू ने जो भी कुछ किया तुम्हारे लिए किया, अपनी मोहब्बत के लिए किया। वरना तुम खुद कह चुके हो कि उसे तुम्हारे हाथों में बंदूक देखनी भी अच्छी नहीं लगती थी। वो तो चाहती होगी कि तुम्हारे हाथों में बंदूक की जगह उसका हाथ हो। वो तो चाहती होगी कि किसी और की नफरत की जगह तुम्हारी आंखों में उसके लिए मोहब्बत हो। वो तो चाहती होगी कि तुम उसे देखो, उसकी उदासियों को सुनो, अपने खुश फोटो को उसके नाम से भिगो लो, उसके दिल में उठती हुई प्यार की तरंगों को किसी जंगली इलाके में बरखाती पहाड़ी नदी की उपमा दो। हाँ वो यही चाहती थी, बहुत प्यार करती थी वो मुझसे। औरत जब प्यार करती है तो बहुत करती है, उसकी कोई हद नहीं होती, वो सिर्फ शुरू होता है। और उसे साबित करने के लिए वो अपनी जान दे भी सकती है और किसी की जान ले भी सकती है। तुम्हारे नीलू ने साबित किया, अब मेरी बारी है।
मैं भी अपने देव से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और ये साबित करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे एक सौदा करोगे? सौदा? देव ने तुम्हारी प्रेमिका की जान ली, तुम मेरी जान ले लो। इससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और मेरा प्यार। करते हो सौदा? बहुत बहुत अजीब किस्म की औरत है आप। मर्द जब औरत की बात समझते हुए भी नहीं समझना चाहते तो अक्सर यही कहते हैं, इसमें अजीब क्या है? मैं तुम्हें अपना बदला लेने का चाह से रही हूँ। लेकिन किस शख्स के लिए? आप उस शख्स के लिए जान देना चाहती हैं जिसे किसी की जान की कोई परवाह नहीं, इतनी मोहब्बत के काबिल नहीं है वो। तुम नीलू की मोहब्बत के काबिल थे या नहीं, इसका फैसला नीलू ने किया। देव मेरी मोहब्बत के काबिल है या नहीं, इसका फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है और मेरा फैसला है, हाँ, देव इस काबिल है कि उनके लिए जान दी जा सके। हाँ हाँ आप ठीक कह रही हैं। लेकिन मैं आपकी जान क्यों लूं? क्योंकि देव ने तुम्हारी नीलू की जान ली है। तो फिर क्या फर्क रह जाएगा मुझ में और देव में? हाथ पर कत्ल करके मैं उस कमीने के बराबर जा खड़ा हूंगा जिसे मारने के लिए मुझे दोबारा बंदूक उठानी पड़ी। लगता है तुम मेरी ऑफर को अच्छी तरह समझे नहीं। बहुत अच्छा प्रभाव है आपका मुझ पर। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करके उसे खत्म मत कीजिए प्लीज। जरा सोचो, 5 साल करते हो तुम अपनी प्रेमिका की जुदाई में। देव को गोली मार दोगे तो 1 मिनट नहीं लेगा, मर जाएगा। लेकिन अगर तुम मुझे गोली मार दोगे तो वो जीते जी मर जाएगा। कम से कम 5 साल तक तो वो भी तड़पता रहेगा। लेकिन अगर मैं आपको गोली मार दूंगा तो मैं जिंदगी भर तड़पता रहूंगा। कुछ उसूल है मेरे और मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन आप हमें सिर्फ एक चैलेंज समझते हैं। और क्या हो तुम? धर्म योद्धा? हाथ में बंदूक हो तो चोर डाकुओं को फिलॉसफी सूझने लगती है, लेकिन इतिहास सिर्फ लफ्जों से नहीं लिखा जाता मिस्टर टेररिस्ट। उसके लिए सच की जरूरत होती है। और क्या है तुम्हारा सच? कुछ होश है तुम्हें कि क्या कर रहे हो तुम? की पता की कर रहा मैं मार रहा या मर रहा मस्तक विच एक काला जंगल मैं नंगे पैरी तुर रहा मैं नंगे पैरी तुर रहा ए राहां जो मैनू तुसीं दित्तियां ए चौंक च पुज के रुक गईयां मैं दिशाहीन हो भटक रहा चौंक च लगे नोटिस बोर्ड ते मैं ईसा बन के लटक रहा ए राजो हुण मैं चुन लई इसे चौंक चो ही है ओ निकली हुण वक्त करेगा फैसला ओ गलत है जा है सही की पता इस अग दी खेड च मैं मार रहा जा मर रहा ये वक्त करेगा फैसला की कर रहा की कर रहा मैं एक ऐसे मर्द के पास बैठी हूँ जो मेरे घर में मेरे पति का नकल करने आया। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है कि मैं एक ऐसी औरत के पास बैठा हूं जिसके घर
मैं उसके पति का कत्ल करने का। अरे कहाँ मर गए सबके सब? एक पूरा छोड़कर। अरे कहाँ चले गए सब? करम, ओए करम, ओए जीतिए। अरे कहाँ चले गए? सत श्री अकाल पाजी। मैडम जी। वो अंदर है, शायद नहा रही है। ओहो, अजी मैं ये पार्सल देने आया था जी। देखने में किताबें लगती हैं, बहुत किताबें पढ़ती है जी मैडम जी हमारी। साहब जी बोलने लगे अब जरूरी होगी, अब तो दे आ यार। और जब यहाँ आया तो देखा अब गेट पर कोई अब बंदा ही नहीं है। एक बार के लिए तो मैं भी बहुत घबरा गया था जी। अरे वो दोनों पीछे लॉन में सफाई कर रहे हैं। ओ अब मैडम जी ना कमाल है अपनी मैडम जी। और सिपाही तो बना दियो माली, और माली तो बना दियो अब काम वाली भाई तो भेज दियो स्कूल। चल रही चल और घंटी बजा। और एक बात तो है, मानो चाहे ना मानो, इस घर को ना सजा के एकदम 5 स्टार होटल बना दिया मैम जी ने। नहीं तो पहले तो निरा भूत बंगला लगता था। थाने ना देखा होगा। जी जी। लगता है मैडम जी के गांव से आए हो। बड़ी चंगी है जी मैडम जी हमारी। और अफसरों की बीवियां तो हम जैसे छोटे रैंक के अफसरों को बंदा ही ना समझे। खैर मैं तो हवलदार हो चुका हूँ जी, साहब जी की कृपा से। लेकिन उनके लिए ना हवलदार सिपाही होते हैं, और सिपाही ना अब बंदे नहीं हुआ करते। अच्छा जी, अच्छा भी मैं तो अब चलता। अब ये किताबें आप मैडम जी को दे देना, ठीक है जी। अच्छा जी, राम राम। राम राम। लेकिन सुनो, हाँ जी। जब किसी के घर जाते हैं तो दरवाजे पर दस्तक देकर जाते हैं। ओ तेरी, मैं फिर भूल गया। अब सुबह गालियां खाई थी जी साहब जी से। अब वो क्या है ना जी, अब सुबह आज कल बात में फिसल के गिर पड़ा था मैं, इसलिए दिमाग ही नहीं काम किया। दिमाग टकने में होता है। जी क्या बात करते हैं, दिमागी टकने में कैसे हो सकता है? अभी आप भी कैसी कैसी बातें करते हैं जी। देव, देव, आप मुझे जबरदस्ती करने के लिए मजबूर कर रही हैं। कैसे लोग सिर्फ एक काम, झूठे और मक्कार। कोई उसूल नहीं है तुम्हारा, कोई ज़मीर नहीं है। मरोगे तुम अपराधी की मौत। आई एम सॉरी मिसेस देव। यकीन मानिए मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप निकल जाओ, चले जाओ मेरे घर से। मेरा घर तो अभी अच्छे से बसा भी नहीं। क्यों डांटे आ गए हो तुम? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अरे सुनो, और कह दो कि ये झूठ है। कह दो कि तुम देव के दोस्त हो और अपनी शादी में दाव डालने चलने के लिए नाराज हो उससे। कह दो कि तुम कोई चोर आदमी हो। मैं अपना सब कुछ दे दूंगी तुम्हें, ऐसे भी, रहने भी, इसका मैं जो भी कुछ है सब ले जाऊं। भगवान के लिए मेरे देव को कुछ न कहो, कुछ न कहो, कुछ न कहो। ओए हरामजादी, कहाँ है तेरा यार? वो नहीं तो तेरा जिस्म चीर कर निकाल लूंगा उसे मैं। मार, जितना मार सकता है मार पापी। बोटियां कर दे मेरे जिसकी, उसका पता फिर भी नहीं मिलेगा तुझे। मार।
पता है मिसेस देव, जब मैं पहली बार एक्शन पर गया तो बहुत घबराया हुआ था। वापसी में भागते वक्त मुझे ठोकर लगी और मैं एक गड्ढे में जा गिरा। मेरा सारा बदन छिल गया। नीलू को पता चला तो उसे रहा नहीं गया। आधी रात के अंधेरे में 3 मील जंगल छानकर वो मेरा पता लेने आई। मेरे लिए हल्दी मिला दूध लेकर। मुझे आज भी याद है, पूरे चांद की रात में चारों ओर छिटकी चांदनी और हल्की हल्की हवा से लहराता उसका फिरोजी दुपट्टा। चांदनी रात के उन लम्हों में सारी दुनिया सुरमई हो गई। आधी काली, आधी सफेद। उस वक्त अगर सृष्टि में कोई रंग बचा था तो वो था फिरोजी। मैं उससे नाराज हुआ। पुलिस मेरा पीछा कर रही थी। वो क्यों अपनी जान पर खेल रही थी? हाँ मिसेस देव, वो अपनी जान पर खेल रही थी। रात के अंधेरे में 3 मील जंगल छानकर तो मुझे हल्दी मिला दूध पिलाने आई थी। कटीली झाड़ियों से उसका सारा बदन छिल गया, लेकिन उसे फिक्र थी तो सिर्फ मेरे जख्मों की। हाँ, हल्दी जब दूध में घुल जाती है तो दूध नहीं देता, दवा बन जाती है। और ये दवा जब तुम्हारे अंदर जाएगी तो तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे, अंदर के भी और बाहर के भी। लो, पी लो। सिर्फ मेरे लिए वो पागलों की तरह जंगल की रात में कूद पड़ी थी। अंधेरा अपने उफान पर था, गोलियों की लहरें उठ रही थी, लेकिन वो मेरे सामने निश्चिंत खड़ी थी, हाथों में दूध और आंखों में मुस्कान। उसे रहा नहीं गया और मैंने आगे बढ़कर उसके चेहरे को चूम लिया। मिसेस देव, ये आप क्या कर रही हैं? मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत भरी जिंदगी के वो लम्हे याद दिला रही हूँ जब तुम अपनी नीलू के साथ थे। जब वो आधी रात को 3 मील जंगल छानकर तुम्हें अपना हल्दी वाला दूध पिलाने आए। वो तुम्हारे सारे जख्म लेकर चले गए, लेकिन तुम्हारे अंदर अपने घाव छोड़ गए। मैं नीलू नहीं, लेकिन चलो कुछ पलों के लिए मैं तुम्हारी नीलू बन जाती हूँ। बाहर नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक चांदनी रात फैली हुई है, जिससे मेरे तन मन की सारी दुनिया सुरमई हो गई है। आधी काली, आधी सफेद, बेतरतीब ख्यालों का एक अंधेरा जंगल, जहां आज हम मिले हैं। कितने बबूल हो गए हैं तुम्हारे अंदर, जिनसे टकराकर मेरा सारा वजूद जख्मी हो गया है। मुझे सिर्फ तुम्हारे जख्मों की परवाह है। अपने अंदर के सारे बबूल उखाड़कर मेरे अंदर की नदी में फेंक दो। चांद की चांदनी धुल जाएगी, काला रंग बह जाएगा और पीछे बचेगा सिर्फ फिरोजी। और उस फिरोजी रंग में तुम और तुम्हारी प्रेमिका। मिसेस देव, आप मुझे मेरे मिशन से भटकाने की कोशिश कर रही हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी नीलू का वास्ता दे रही वो हूँ। मर चुकी है। समझ लो, लौट आई है। सिर्फ एक फिरोजी चुन्नी ओढ़ लेने से कोई रात नीलू नहीं बन जाती। तो ले चलो मुझे उन जंगलों में जहाँ गोलियां चलती हैं। जंगल की मीलों मील कटीली झाड़ियों से अपना बदन छलनी करवाते तुम्हारे साथ चलो, उस जगह जहाँ तुम अपनी नीलू के हाथों ये हल्दी वाला दूध पी सको। आप नीलू का कैरेक्टर को बहुत खटा कर देख रही हैं। आप उसे सिर्फ एक प्रेमिका समझ रही हैं, लेकिन वो इससे बढ़कर थी। वो सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी मोमेंट को भी प्यार करती थी। अगर मैं भी तुम्हारी मूवमेंट को प्यार करने लगूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाऊं तो क्या तुम अपना इरादा भूल जाओगे? नहीं, देव जब भी मेरे सामने आएगा
मैं उसे गोली मार दूंगा। और उससे पहले मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। इसीलिए कह रहा था मिसेस देवराज कि सिर्फ एक फिरोजी चुन्नी ओढ़ लेने से कोई औरत नीलू नहीं बन जाती। तो अगर आपकी जगह नीलू होती तो वो भी तुम्हें गोली मार देती। कोई भी औरत अपना प्यार छीना जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। औरतों को सिर्फ अपने लॉन की फिक्र है। लेकिन जब तक देव जैसे इंसानियत की जड़ें चूसने वाले कीड़े मौजूद हैं, इस दुनिया में प्यार मोहब्बत की बात करना बकवास है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बातों में आकर मैं देव को गोली मार दूंगी? कम से कम लेनिन तो आपसे यही उम्मीद करते हैं। तुम भूल रहे हो मिस्टर टेररिस्ट कि मैं अनीत हूँ, डीएसपी देव राज की पत्नी। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं हूँ मैं। लेकिन आप प्यार भी तो करती हैं। देव से। तुम्हें नहीं, मैं देव की प्रेमिका हूँ। तुम्हारी प्रेमिका मर चुकी है। लेकिन अभी तो आप नीलू बन गई थी। सिर्फ देव की जान बचाने के लिए। वो सारा प्रभाव खत्म जो अब तक आपका मुझ पर पड़ा था। मैं आपको क्या समझ रहा था, लेकिन आप भी आम औरतों की तरह एक आम औरत ही निकली, एक पत्नी जिसकी जिंदगी अपने पति से शुरू होकर अपने पति पर ही खत्म हो जाती है। कोई परवाह नहीं उसे कि उसका पति कैसे समाज को खैर जाने दीजिए। आपको तो मेरी किसी बात पर विश्वास ही नहीं। मैं जिससे प्यार करती हूँ, विश्वास भी उसी को करूंगी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। तुम्हें तो ये भी उम्मीद नहीं होगी कि मैं तुम पर गोली भी चला सकती हूँ। वो तो खैर आपकी नहीं। तुम सिर्फ अपने मूवमेंट के बारे में जानते हो। एक औरत के मन को खुश नहीं जानते तुम। लेकिन हथियारों के बारे में मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ मिसेस राज। इसे चलाने से पहले इसे लोड करना पड़ता है। ऐसे। अरे आप तो डर गई। आपकी जगह अगर नीलू होती तो बिल्कुल नहीं डरती। मुझे इसके धमाके से डर लगता है, समझे? इसमें साइलेंसर लगा हुआ है। जब ये चलता है तो बिल्कुल आवाज नहीं करता। तो क्या देव को पता भी नहीं चलेगा कि बाहर गोलियां चल रही हैं? वो हमेशा की तरह निश्चिंत दरवाजे पर ही आएगा। और ये कमीना उसे मारकर छिप जाएगा। देव कुछ नहीं कर पाएगा। सारे सिक्योरिटी और पुलिस वाले आपस में बातें करते रह जाएंगे। कोई भी देव को बचाने नहीं आएगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? कोई भी नहीं, दूर दूर तक कभी नहीं, बस गोलियों की आवाजें हैं। केशव शहर लगी। हर सुबह जब देव घर से बाहर जाता है तो मुझे बेचैनी सी होने लगती है। मुझे लगता है कि देव गोलियों के शहर में घूम रहा है। और जब शाम को वापस घर आता है तो मेरी जान में जान आती है। मुझे लगता है कि देव मेरे पास रहकर महफूज है। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। देव गोलियों के शहर में महफूज है और घर में मौत इसका इंतजार कर रही है। मेरे होते हुए, मेरे रोकते हुए भी वो रुकने को तैयार नहीं। काश मैं नीलू होती, पहले मर जाती, ताकि देव पर आई मुसीबत ना देखनी पड़ती मुझे। की गाड़ी आ गई। कुछ ही पलों में देव भी आता होगा। क्या किसी भी तरह, किसी भी शर्त पे तुम देव को मारने का इरादा नहीं बदल सकते? नहीं। नीलू के नाम पर, उसके प्यार के नाम पर, उसके काटे छिलो जिस्म के नाम पर, हल्दी वाले दूध के नाम पर, चांदनी रात में फिरोजी चुन्नी के नाम पर। आप मेरी कमिटमेंट को नहीं समझ रही हो मिस्टर राज। तुम मेरे प्यार को नहीं समझ रहे हो मिस्टर टेररिस्ट।
आंखों के सामने देव को मरता हुआ नहीं देखूंगी। मैं तेरे देव और बारूद के बीच आकर खड़ी हो जाऊं। देव से पहले तुझे मेरे सीने में बारूद उतारना होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो मेरे उसूलों के खिलाफ हो। करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, एक औरत की हत्या का संताप लेकर जीना पड़ेगा बाकी को। चल मार मुझे, उतार दे अपना सारा बारूद मेरे सीने में। इसी में कैद है देव की जान। ये मरेगा तो देव मरेगा। सोच क्या रहा है? चला बोली। ओए हरामजादी, कहाँ है तेरा यार? नहीं तो तेरा जिस्म को चीर कर निकाल लूंगा उसे मैं। मार, जितना मार सकता है मार पापी। बोटियां कर दे मेरे जिसकी, उसका पता फिर भी नहीं मिलेगा तुझे। मार। मिसेस देवरा, मिसेस देव। साले की हिम्मत से हैरान हूँ। बताइए, अब डीएसपी के घर घुस गया। अब मैडम जी तो ठीक है ना, और डॉक्टर ने कोई चिंता वाली बात तो नहीं बताई? नहीं, कहीं टकराने की वजह से सर में हल्की सी चोट है, उसी वजह से बेहोश हो गई थी शायद। डॉक्टर कह रहा जल्दी होश में आ जाएगी। अब पूरी बात तो मैडम जी बताएंगी होश में आने के बाद। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया था तो साला वहीं पर था और ऐसी किताबें फलेरे हुए था जैसे कि कहीं का टीचर हो। टकने में दर्द था, ससुरा दिमाग ही नहीं काम किया, वरना वहीं ठोक देता साले को। सवाल तो यह है खराती लाल कि जब मैं घर के अंदर आया तो तब वो कहाँ था? वो अपनी जान खतरे में डालकर 2 सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके मेरे घर के अंदर तक आ गया। 2 घंटे मेरे इंतजार में बैठा रहा कि कब मैं आऊं और वो मुझे गोली मारे। लेकिन जब मैं आया तो वो चला गया। इसलिए शायद उसे लगा हो कि शायद वो यहाँ से बच्चे जा नहीं पाएगा। वो सुसाइड मिशन पर आया था खराती लाल। अगर उसे अपनी जान की फिक्र होती तो दिन के उजाले में ना आता, जरूर कहीं देर सवेर खाद लगाकर हमला करता। बात तो सोचने वाली है जनाब। मनीर, होश आ गया तुम्हें? ठीक तो हो तुम? मैं ठीक हूँ। और आप? मैं ठीक हूँ मनीर, कुछ नहीं हुआ मुझे। देव, वो बहुत खतरनाक आदमी था, मार देना चाहता था तुम्हें। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। दरवाजे पे निशान लगा के बैठा रहा। और जब तुम आए, वो तुम पर गोलियां चलाने लगा। मैं हार कर उसे पट गई। तुमने उस आतंकवादी से हाथापाई की? क्या बात है मैडम जी, क्या बात है। आपने तो कमाल कर दिया। देखा जनाब, अगर आप मैडम जी की जगह होते ना तो शायद ये ना करते। जाओ देखो जाकर बाहर, गारद लेकर जाना साथ। अब जनाब, क्या जरूरत थी उससे हाथापाई की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? देव, वो तुम्हें मारने आया था। लेकिन मेरी सिक्योरिटी के लिए तुम गोली और मेरे बीच आकर खड़ी हो गई। सुबह कहा था, शाम को करके भी दिखा दिया। थैंक यू।
लेकिन वो आया कब था? शायद शाम के 4 बजे होंगे देव। देव उसे सब मालूम था कि आप कब आते हो और किधर से आते हो। इसका मतलब है वो 2 घंटे से ज्यादा यहाँ रहा। वो मुझे एहसास तक नहीं हुआ। गलती तुम्हारी भी नहीं। कितनी बार कहा तुम्हें कि सिक्योरिटी वालों को। देव, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, वो दरवाजे पर ही थे। लेकिन वो दोनों बेहोशी की हालत में पिछले लॉन में मिले। लॉन में? मुझे नहीं पता। ये 2 घंटे वो सिर्फ मेरा इंतजार करता रहा। हाँ देव, 2 घंटे उसकी नजर सिर्फ दरवाजे पर ही रही। लेकिन जब मैं घर के अंदर आया नहीं तो वो यहाँ नहीं था। सिर्फ तुम बेहोशी की हालत में मिली। हमने घर के अंदर बाहर सब जगह देखा, कहीं कोई नहीं मिला। देव, देव वो यही खड़ा था, वो यहीं पर था। उसके उसके एक हाथ में पिस्तौल थी और दूसरे हाथ में शायद कोई किताब। आप? हाँ देव, वो बहुत खतरनाक आदमी था। शिला, वो पकड़ा गया। ठीक है, तुम चलो रोटी लेकर पहुंचो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। चला चलो सबके साथ। कहाँ जा रहे हो देव? इस हादसे से जुड़े कुछ सवाल हैं, उनके जवाब ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन हादसा तो घर में हुआ है, जवाब ढूंढने तो बाहर जा रहे हो। सवाल जब बाहर से अंदर आया नहीं तो जवाब ढूंढने अंदर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि सवाल आया तो आया कहाँ से। कहीं से मैं गया था ये किताबें। ओ तेरी, फिर भूल गया। अब सुबह कालिया हाई थी साहब जी से। अब वो तो टट्टे का दर्द है ना मैडम जी। अब मैं तो एक बर्तन लेकर आया था जी। अब रसोई में रख ली थी। रख दो और तुम बाहर जाओ, अभी आना। थोड़ी देर बाद। मुझे डर था कि मैं जिस काम से आपके घर आया था कहीं आपके कारण अधूरा न रह जाए। और देख लीजिए मिसेस देवराज, मेरा डर सच साबित हुआ। मुझे अफसोस है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का काम अधूरा छोड़कर जा रहा हूं। मुझे लगा कि देव के मरने से ज्यादा अनीत का जिंदा रहना जरूरी है। देव के मरने से ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अनीत जिंदा रहेगी तो इस दुनिया को बहुत फर्क पड़ेगा। कम से कम फूलों की जड़ों में लगे कीड़े तो मरते रहेंगे। कुछ पल नीलू बनकर जिंदगी के खूबसूरत लम्हे याद दिलाने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप इस दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू मिस्टर टेररिस्ट। खिराती लाल, कौन था वो? वो जो आपके घर में घुस आया था, अब टेररिस्ट था जी। अब बाजार वाले नाके पे पकड़ा गया। तो फिर अच्छा हुआ। अच्छा क्या हुआ जी, पंगा हो गया। हाथ खड़े कर दिए साले ने। और तो इसमें पंगे वाली कौन सी बात है? ये तो अच्छा हुआ ना कि कोई खून खराबा नहीं हुआ। अरे आपको नहीं पता मैडम जी, ये बहुत बड़ी बात है। ये बंदा ना अब 2-3 साल पहले बहुत बड़ा टेररिस्ट हुआ करता था जी। इसके ऊपर पूरा 10 लाख रुपए का इनाम है। हम तो उसे बहुत पहले ही मार के इनाम भी ले चुके हैं जी। अब मेरे बेटे को ना मोटरसाइकिल उसी रकम से लेकर दी थी जी। अब उसी को मार के आपके जो जनाब है वो जनाब बने, नहीं तो पहले हमारे जैसे हुआ करते थे। अब मरे हुए बंदे की गिरफ्तारी कैसे होगी? पंगा तो यही है। तो फिर अब आप क्या होना- करोगे? अब होना क्या है जी? अब
किसी और की जगह उसको मारा था, अब उसकी जगह किसी और को मारेंगे। रात में जंगल ले जाकर ठोक देंगे साले को।